हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो है हम बात करने वाले हैं टॉप 50 जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में। तो आज का जो हमारा सेशन है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज जो है हम बात करने वाले हैं क्या, टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चनों को। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि हमने पिछली कक्षाओं में जो है मैथ की क्लास के बारे में चर्चा किया था। तो हमारा जो मैथ की क्लास है वो जो है कल से स्टार्ट हो जाएगा, जिसका टाइम टेबल जो है आपको 12:30 बजे वाली क्लास में दे दिया जाएगा। तो हमारा जो मैथ का क्लास है वो कब से स्टार्ट होगा, तो कल से, जिसका टाइम टेबल जो है आपको हमारे ग्रुप में शाम तक जो दे दिया जाएगा, यानी तो 12:30 बजे वाली क्लास में जो आपको बता दिया जाएगा। मैथ के अलावा जो है अब जो है हमारा क्लास होगा वो एक मॉक टेस्ट का भी होगा, जिसमें हम बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका जो है प्रैक्टिस करेंगे, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उन सब का जो है प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो दोस्तों, हमारा जो मॉक टेस्ट होगा वो होगा 30 मिनट का। कितने का? 30 मिनट का, जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। यानी वो सारे क्वेश्चन जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब से रिलेटेड होगा। तो 30 मिनट का जो हमारा मॉक टेस्ट होगा उसमें कुल कितने प्रश्न होंगे, तो 50 प्रश्न। तो दोस्तों, मॉक टेस्ट का क्लास और मैथ का क्लास जो है उसका टाइम टेबल आपको जो है 12 बजे वाली क्लास में दे दिया जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो कब होगा, 12:30 बजे। तो इसमें जो है हम बात करेंगे कि हमारा मैथ का टाइम टेबल और मॉक टेस्ट का टाइम टेबल जो है क्या रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस सेशन को लाइक कर लें, क्योंकि इस सेशन में हम बात करने वाले हैं टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चनों के बारे में। और दोस्तों, जितने लोग लाइव नहीं आए जल्दी से लाइव आ जाइए, क्योंकि हमारा सेशन जो है अब स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, जल्दी से अपने फ्रेंड को इनवाइट कीजिए। और दोस्तों, इस सेशन का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप जो है इस सेशन का पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, इससे पहले जो हमारा टॉप 200 क्वेश्चनों का सीरीज हुआ था, जिसका पीडीएफ आप सबको नहीं मिला है, उसका पीडीएफ भी जो है आपको सेंड कर दिया जाएगा आज शाम तक। तो दोस्तों, जल्दी से लाइव आ जाइए, अपने दोस्तों को जल्दी से इन्वाइट कीजिए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो अब आपको बताना कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो है वो किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता जो है वो किसे कहा जाता है, तो सर चार्ल्स मेटकॉफ को। सर चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, सर चार्ल्स मेटकॉफ को। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। अब आपको बताना है कि चीनी यात्री जो हेनसांग थे उन्होंने किस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। तो किस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय से। किस विश्वविद्यालय से, तो नालंदा विश्वविद्यालय से जो है चीनी यात्री हेनसांग ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही ईजी है कि डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है। तो दोस्तों, जल्दी से बताइए कि डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मादा एनोफिलीज मच्छर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। डेंगू बुखार को कौन संचारित करता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस सेशन को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। अब आपको बताना है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पतंजलि। कौन थे, तो पतंजलि। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो पतंजलि। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। अब आपको बताना है कि गोपथ ब्राह्मण का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किस वेद से है। तो यहाँ पे हमारे जो है चारों वेदों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि गोपथ ब्राह्मण का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किस वेद से है। तो दोस्तों, किस वेद से, अथर्ववेद से। किस वेद से, अथर्ववेद से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। गोपथ ब्राह्मण का संबंध जो है वो किस वेद से है, तो अथर्ववेद से। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान का संबंध किससे है। पिछली क्लास में हमने बात किया था कि अष्टप्रधान का संबंध जो है वो किससे है। तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए कि अष्टप्रधान का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किससे है। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि अष्टप्रधान का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किससे है।
तो दोस्तों इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट करना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपको क्या करना है, कमेंट करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन का हमने प्रैक्टिस पहले भी कर लिया था। तो दोस्तों इसका आंसर जो आपको क्या करना है, कमेंट करना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया कि अष्टप्रधान का संबंध किससे है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों अब आपको बताना है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, CR दास और गोपाल कृष्ण गोखले। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो CR दास। कौन थे, CR दास। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, CR दास। इसका सही आंसर हो जाएगा C। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि तारपीन का तेल जो है वो निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। अब आपको बताना है कि तारपीन का तेल जो है वो किससे प्राप्त होता है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि तारपीन का तेल जो है वो किससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों किससे प्राप्त होता है, चीड़ से। किससे, चीड़ से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है। तो यह क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो नई दिल्ली में। कहाँ पे है, नई दिल्ली में। तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, नई दिल्ली में। तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में। इसका सही आंसर हो जाएगा C। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। अब आपको बताना है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वो निम्नलिखित में से किस जगह पर हुआ था। तो दोस्तों कहाँ पे हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वो कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में। और रियो डी जेनेरो जो है वो 2020 का सबसे बृहत्तम शहर घोषित किया गया था। और रियो डी जेनेरो किस राज्य में, किस देश में, तो ब्राज़ील में। कहाँ पे, ब्राज़ील में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, B। पृथ्वी सम्मेलन दिवस जो है कहाँ पर हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। अब आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो कब की गई थी। तो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है हमारा 1915, 1920, 1922 और 1914। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, तो 1920 में। कब हुई थी, 1920 में। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1920 में। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है। यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जिसे हम इंटरपोल कहते हैं, तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, लियोन में। कहाँ पे, लियोन में। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल, तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है, लियोन में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाता है। तो दोस्तों आपको जल्दी से कमेंट करना है और आंसर बताना है कि बुद्ध की मृत्यु जो है वो क्या कहलाता है। तो बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाता है, महापरिनिर्वाण। क्या कहलाता है, महापरिनिर्वाण कहलाता है। तो बुद्ध की मृत्यु जो है क्या कहलाता है, महापरिनिर्वाण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। अब आपको बताना है कि प्रशीतक के रूप में जो है किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रीऑन को। किसको, फ्रीऑन को। प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग होता है, फ्रीऑन को। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, D। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। किसका, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। तो यह क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो कब की गई थी। तो 1916 में। कब की गई थी, 1916 में। तो पटना का जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1916 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C। अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि बुद्धा स्मृति पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो जल्दी से बताइए बुद्धा स्मृति पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो पटना में। कहाँ पे, पटना में। तो बुद्धा स्मृति पार्क जो है कहाँ पर स्थित है, पटना में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि उर्वशी के लेखक कौन है। उर्वशी एक साहित्य का बुक है, तो इसकी लेखक कौन है। तो आपको कमेंट करना है कि उर्वशी नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने उर्वशी की रचना की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, D।
अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है। यह क्वेश्चन आप लोग VVI में करके चलिएगा कि मुल्ला पेरियार बांध जो है वो भारत के किस राज्य में है, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो है 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन जो है वो बांध और नदी से आता है। तो अब आपको बताना है कि मुल्ला पेरियार बांध जो है वो किस राज्य में है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि मुल्ला पेरियार बांध जो है वो किस राज्य में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किस राज्य में है, तो केरल राज्य में। किस राज्य में, केरल राज्य में। तो मुल्ला पेरियार बांध जो है वो भारत के किस राज्य में, केरल राज्य में। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो आपको बताना कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो किन दो के बीच हुई थी। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो है वो कब हुआ था, 1556 में। कब हुआ था, 1556 में। और अब आपको बताना है कि पानीपत की द्वितीय युद्ध जो है वो 1556 में किसके बीच हुआ था। तो किसके बीच हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 में। तो और किसके किसके बीच हुआ था, तो जल्दी से आपको कमेंट करना है किसके बीच हुआ था। तो हेमू और अकबर के बीच। किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप समूह को कौन सी चैनल अलग करती है। अब आपको बताना है कि अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप समूह को कौन सी चैनल जो है वो अलग करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी चैनल उसे अलग करती है, तो 10 डिग्री चैनल। कौन सा, 10 डिग्री चैनल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। कौन सा चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है जो कि बायोलॉजी का है कि किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। अब आपको बताना है किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो AB में। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, तो ब्लड ग्रुप AB में। तो ब्लड ग्रुप AB जो है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने प्रकार के रीट जारी करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कितने प्रकार का रीट जारी करता है। तो दोस्तों कितने प्रकार का करता है, 5 प्रकार का। कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो कितने प्रकार के रीट जारी करता है, तो 5 प्रकार के। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब 23 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है। तो आपको बताना कि कौन सा अनुच्छेद जो है वो बच्चों के कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24। तो कौन सा अनुच्छेद जो है वो बच्चों को कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है, तो अनुच्छेद 24। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। यानी बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 24। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति 2 वर्षों के उपरांत राज्यसभा में कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब आपको बताना है कि प्रति 2 वर्षों के उपरांत राज्यसभा में कितने सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा प्रति 2 वर्षों के उपरांत राज्यसभा में कितने सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो दोस्तों कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो 1/3। कितने, 1/3 सदस्य जो है वो हर एक 2 साल पे सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया था। तो जल्दी से बताइए कि भारत में जो है दोबारा जजिया कर जो है वो किसने लागू किया था। तो किसने लागू किया था, औरंगजेब ने। किसने लागू किया था, औरंगजेब ने। और इसे ख़त्म किसने किया था इससे पहले, तो अकबर ने। तो भारत में पुनः जजिया कर जो है अकबर के बाद किसने लागू किया, अकबर के बंद करने के बाद किसने लागू किया था, औरंगजेब ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए कल रात में अगर आप 8 बजे वाली क्लास क्या होगा, तो इसका आंसर जो है आप सभी को पता होगा कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। अब आपको बताना है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो कौन सी है, बुलर झील। कौन सी, बुलर झील। तो भारत में सबसे मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है, यानी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बुलर झील। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बुलर झील। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। अब आपको बताना है कि मानव विकास रिपोर्ट जो है वो कौन प्रकाशित करता है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो मानव विकास रिपोर्ट जो है कौन प्रकाशित करता है, तो दोस्तों कौन करता है, तो UNDP। कौन करता है, UNDP, संयुक्त राज्य विकास परिषद। तो इसको कौन जारी करता है, तो UNDP।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए यहाँ पे है कपड़ा धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। अब आपको बताना कि कपड़ा धोने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कपड़ा धोने के सोडे का जो है रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताइए, कपड़ा धोने के सोडा का जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्या होता है? Na2CO3। तो कपड़ा धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। और दोस्तों यह क्वेश्चन बिहार पुलिस वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कपड़ा धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्या होता है? Na2CO3। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अब आपको बताना है कि महात्मा गांधी जो है वो किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो जल्दी से आपको कमेंट करना और इसका आंसर बताना है कि महात्मा गांधी जो किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो दोस्तों किस वर्ष? 1924 में। कब बने थे? 1924 में। तो महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 1924 में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। अब आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो जल्दी से आपको कमेंट करना है और इसका आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिन लिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिन लिथगो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिन लिथगो। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए यहाँ पे 31वां नंबर क्वेश्चन है कि रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। अब आपको बताना है कि रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। तो दोस्तों रावी नदी का वैदिक नाम जो है क्या है? परुष्णी। क्या नाम है? परुष्णी। तो रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? परुष्णी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किया तो जल्दी से हमारे इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है कि रंजीत शाह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी। अब आपको बताना कि रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच जो है वो कौन सी संधि हुई थी। तो जल्दी से आपको कमेंट करना और इसका आंसर बताना है कि किसके बीच? रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी। तो दोस्तों कौन सी संधि हुई थी? तो अमृतसर संधि। कौन सी संधि? अमृतसर संधि। और अमृतसर संधि जो वो किन के बीच हुई थी? रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच। रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट है भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। अब आपको बताना है कि भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो भारत की किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तराखंड को। उत्तराखंड को जो है देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? बी। भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड को। अब देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है कि जांघ की हड्डी को क्या कहा जाता है। अब आपको बताना है कि जांघ की जो हड्डी है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है टिबिया, फीमर, सीमर और टीमर। तो आपको बताना है कि जांघ की हड्डी को जो है क्या कहा जाता है। तो जांघ की हड्डी को क्या कहा जाता है? फीमर। क्या कहा जाता है? फीमर कहा जाता है। तो जांघ की जो हड्डी है उसे क्या कहा जाता है? फीमर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है और इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब आपको बताना है कि नींबू में जो है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जल्दी से आपको कमेंट करना और इसका आंसर बताना है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सैट्रिक अम्ल। कौन सा? सैट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सैट्रिक अम्ल। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो सैट्रिक अम्ल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी। क्वेश्चन क्या है कि राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी। तो जल्दी से बताइए राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है कब की थी। तो 1857 में। कब की थी? 1857 में। तो राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो 1857 में। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन क्या है कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादित किया। तो राज्य विलय नीति को जो है किसने प्रतिपादित किया था।
तो डलहौजी ने, किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। तो राज्य विलय नीति को जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि संत कबीर के गुरु कौन थे। अब आपको बताना है कि संत कबीर जो थे उनके गुरु कौन थे। तो दोस्तों उनके गुरु कौन थे? तो रामानंद। उनके गुरु कौन थे? रामानंद। तो संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट है अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। अब आपको बताना है कि अटाकामा मरुस्थल जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो जल्दी से आपको कमेंट करना है और इसका आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अटाकामा मरुस्थल जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में। किस में? दक्षिण अमेरिका में। तो अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है। अब आपको बताना है कि ध्रुवों पर जो है वो दिन की अवधि क्या होती है, यानी ध्रुव पर कितने घंटों के लिए दिन होती है। तो दोस्तों कितने घंटों के लिए? तो 6 महीनों के लिए। यानी ध्रुवों पर जो है दिन की अवधि कितनी होती है? 6 महीने। यानी वहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो 6 महीने दिन और 6 महीने रात जो है कहाँ पर होती है? तो ध्रुवों पर। कहाँ पे? ध्रुवों पर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। कहाँ पर दिन की अवधि जो है 6 महीने होती है? तो ध्रुवों पर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो 6 महीने। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आज जो है 12 बजे 12:30 बजे जो है हमारा क्लास होगा, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा जो मैथ का टाइम टेबल है वो कितने बजे दिया जाता है। यानी कितने बजे? 12:30 बजे आपको क्लास अटेंड करना है। इसमें जो मॉक टेस्ट जो होगा उसका क्लास का टाइमिंग और मैथ का जो क्लास होगा उसकी क्लास का टाइमिंग जो बताया जाएगा। तो दोस्तों 12:30 बजे वाली क्लास को अटेंड करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे कब? तो 12:30 बजे दोपहर में। कब? 12:30 बजे दोपहर में। तो आप लोग टाइम से आ जाइएगा कितने बजे? 12:30 बजे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं, मिलेंगे कब? 12:30 बजे।